हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभी से कुछ देर पहले हमने आपको विशाखापट्टनम से खबर बताई थी, जहां पर एक फार्मा कंपनी में गैस का रिसाव हुआ था। गैस का रिसाव 3 किलोमीटर के दायरे में हुआ था, जहां लोगों को तकलीफ हो रही थी सांस लेने में और आंखों में जलन महसूस हो रही थी। ताजा अपडेट यहां पर यह है कि 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। देखिए, विशाखापट्टनम से बड़ी खबर आ रही है। वहां एक फार्मा फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ था। 3 किलोमीटर के एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया था। वहां लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, आंखों में जलन महसूस हो रही थी। अब बड़ी खबर आ रही है कि एक बच्चे सहित वहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है। दुखद खबर है। सुबह सुबह विशाखापट्टनम से ये खबर आ रही है। बेहद दर्दनाक खबर तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। विशाखापट्टनम जो कि देश के प्रमुख शहरों में से सबसे आधुनिक शहरों में से एक है। यहां आज सुबह सुबह नमस्ते भारत में सबसे पहले हमने आपको बताया कि एक फार्मा कंपनी में गैस रिसाव हो गया है। गैस कौन सी है, इस बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास हम कर रहे हैं। वहां पर अथॉरिटीज लगातार कोशिश कर रही हैं। अब जो खबर आई है वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। सुबह सुबह 3 लोगों की मौत हो गई है और बुरी खबर इसलिए भी ज्यादा क्योंकि मरने वालों में एक बच्चा है। देखिए, हम आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे थे विशाखापट्टनम से जुड़ी हुई। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश में अवैध शराब गोदामों की जांच के आदेश दिए। इसके अलावा प्रदेश भर में कई ठेकेदार और पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। वो इसीलिए क्योंकि आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई, हमारे खबर ने अपना असर दिखाया। हरियाणा के शराब कारोबार में ये भूकंप एबीपी न्यूज की मुहिम के बाद आया। अपनी खबरों से समाज में बदलाव लाने वाले रिपोर्टर जगविंदर पटियाल ने 25 अप्रैल को पहली बार हरियाणा में ठेके खोलने के सरकारी फैसले पर खबर दिखाई थी। और हमने खबर दिखाकर छोड़ नहीं दिया, खबर को उसके अंजाम तक पहुंचाया। खबर का पीछा करते हुए जगविंदर पटियाल हरियाणा में सोनीपत के एक सीलबंद गोदाम तक पहुंचे, जिसकी दीवार पर बने छेद ने पूरे प्रदेश में शराब के बड़े घोटाले की पोल खोल दी। खबर देखिए, खबर का असर देखिए, क्योंकि नमस्ते भारत सुबह सुबह सबकी आंख खोल देता है। एक गोडाउन है जिसके अंदर कुछ इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं। यहां से शराब की तस्करी, लोडिंग अनलोडिंग हो रही थी। तारीख 5 मई, जगह हरियाणा का सोनीपत। अपनी खबरों से समाज बदलने वाले हमारे रिपोर्टर जगविंदर पटियाल ने खुलासा किया था कैसे हरियाणा के सोनीपत में इस गोदाम में करोड़ों रुपए की शराब गायब की गई। आबकारी विभाग ने जो अवैध शराब पकड़ी थी उसे इस गोदाम में रखकर 2019 में सील कर दिया गया था। 5 मई को हमारे रिपोर्टर इस गोदाम पर पहुंचे। गोदाम पर पहुंचते ही ये छेद दिखाई दिया। पड़ताल में सामने आया, इसी छेद से इस सीलबंद गोदाम से शराब की पेटियां निकाली गई। और देखिए कैसे रात के अंधेरे में प्याज के ट्रकों में शराब छिपाकर गायब की गई। शराब घोटाले की पड़ताल में कई दिनों से लगे हमारे रिपोर्टर जगविंदर पटियाल को इस गोदाम में ये बियर का कैन मिला। इस बियर कैन ने नए सवाल खड़े कर दिए। इस कैन को गौर से देखिए। इस कैन के नीचे 13 मार्च 2020 की तारीख है, लेकिन ये शराब का गोदाम तो साल 2019 से सील है। अराउंड फरवरी 2019 में रखी गई थी, जो एक्साइज की केस प्रॉपर्टी थी। जो केस प्रॉपर्टी पुलिस की थी वो पहली बार मार्च 2019 में रखी गई थी। यहाँ कई बड़े सवाल हमारे सामने थे। इस गोदाम में साल 2020 की बियर कैन क्या कर रही थी? क्या इस गोदाम को तस्करी का अड्डा बनाया हुआ था? हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। सच सामने लाने के लिए हम अगले दिन यानी 6 मई को फिर इस शराब के गोदाम पर पहुंचे। घोटाले पर जब एबीपी न्यूज ने सवाल किए तो आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के लोग सवाल से बचते दिखे। सर क्या 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 मिला सर? सर कितना स्टॉक? सर सर बताइए ना सर। सर प्लीज सर, भागिए मत सर। एसओ साहब क्या कितना स्टॉक शॉर्ट मिल रहा है? सर कितना गायब है पेटियां? सर कुछ तो बताइए सर। घोटाले की जांच कर रहे डीएसपी बार बार बदले गए। पहले डीएसपी हरेन, फिर जितेंद्र और अब रविंद्र को जांच में लगाया गया। पड़ताल में गोदाम के अंदर बोतलों की गिनती दोबारा करने की बात भी सामने आई। इसके लिए जेल की कैदियों वाली वैन में मजदूर लाए गए। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे वही लगभग 2-3 महीने से। 2-3 दिन से क्या क्या काम किया है? वो पेटी बाटी भरते हैं दारू का। जो यहाँ स्टॉक रखा है उसकी गिनती की जा रही है? जी। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को अपना मुंह खोलना पड़ा। एक बड़ी घटना सामने आई है, क्योंकि वहाँ एक वेयर हाउस भी था और पुलिस का खुद का गोदाम भी था।
दोनों की कोई मिली भगत है नहीं है। इसलिए मैंने भी होम मिनिस्टर से आग्रह किया है कि एक स्पेशल एसआईटी इसमें बनाई जाए। सर अगर कोई सीनियर ऑफिशियल भी इन्वॉल्व होगा किसी महकमे का भी, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हरियाणा पुलिस ने आनन फानन में जांच शुरू की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देनी पड़ी। पुलिस का मानना है कि उनके कुछ साथियों और शराब के ठेकेदारों की मदद से 5,500 शराब की पेटियां इस सील बंद गोदाम से निकाली गई। उस प्रॉपर्टी के अंदर 5500 के तकरीबन जो लिकर के केसेस थे वो मिस अप्रोप्रिएटेड मिले, और ये जो 1400 पेटी एक्स्ट्रा वहां पे बरामद की गई है, इसके अंदर ये पाया गया कि ये जो उसकी ब्रांड्स हैं वो मतलब कि यहाँ पे सेल करने के लिए, हरियाणा की सेल के लिए नहीं थी। पुलिस को कार्रवाई करते हुए अपने ही महकमे के 2 एसएचओ समेत कई पुलिस कर्मियों पर एफआईआर करनी पड़ी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को वहां से फैसिलिटेट करना, उसके लिए हमने जो ये अंतर्राज्यीय तस्कर है भूपिंदर और उसके कुछ साथी और कुछ पुलिस के मुलाजिम, इनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज किया। हमारी खबर के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पूरे प्रदेश में अवैध शराब गोदामों की जांच के आदेश देने पड़े। महज 2 दिनों में एक छोटे से छेद ने पूरे प्रदेश में शराब के इस घोटाले की पोल खोल दी। सोनीपत की छोटी सी खबर हरियाणा के बड़े शराब घोटाले और जांच में बदल चुकी है। इसीलिए हम कहते हैं तो मॉर्निंग प्राइम टाइम के नंबर 1 शो नमस्ते भारत ने खबर दिखाई और हमारी खबर ने अपना असर दिखाया। एबीपी न्यूज की खबर के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूरे प्रदेश में अवैध शराब के गोदामों की जांच के आदेश दिए हैं। यही तो होता है खबर का असर। अपनी खबरों से सामाजिक बदलाव लाने वाले रिपोर्टर जगविंदर पटियाल ने हरियाणा में शराब घोटाले का खुलासा किया। जगविंदर पटियाल ने बताया था कि कैसे सीलबंद गोदाम से करोड़ों रुपए की शराब गायब हो गई। पिछले 3 दिनों से एबीपी न्यूज इस खबर को फॉलो कर रहा है और उसका असर अब होना शुरू हो गया है। इतने बड़े शराब घोटाले को लेकर जगविंदर पटियाल ने सीधे हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज से बातचीत की। देखिए कैसे जनता के हक में तेवर के साथ सवाल पूछे जाते हैं। क्या बताया गया आपको, कहां गई ये करोड़ों रुपए की शराब और कैसे गायब हो गई? चोरी हुई है, स्मगल हुई है, दूसरे प्रदेशों को बेची गई है। इतने करोड़ों रुपए की शराब निकाली गई, गोदाम से निकाली गई। आपको लगता है कि ये 2 थानेदारों ने ही काम कर दिया? नहीं, इसमें औरों की भी मिलीभगत हो सकती है, मैं इनकार नहीं करता। 1 हफ्ता हो गया शराब की बोतलों की गिनती नहीं हो रही। तफ्तीश करने के लिए 7-7 दिन 3-3 डीएसपी लग जाते हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ी जांच आ जाएगी तो उसके लिए तो मुझे लगता है पूरी हरियाणा पुलिस को 1 महीना लग जाएगा। 7 दिन से 3 डीएसपी बदल चुके हैं। बड़ा गोडाउन थे वहां पर जिसमें ये रखा गया। एक हिस्ट्री शीटर के गोडाउन में शराब रखना, जो आदमी पहले ही शराब के कई मामलों में जिसके ऊपर केस दर्ज हो चुके हैं, वहां रखना ही ठीक नहीं था। दीवार तोड़ी गई है वहां पर। नहीं, अब ये जांच में जो भी शामिल पाया जाएगा, छोटा और बड़ा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये खेल पुलिस अधिकारियों का, एक्साइज अधिकारियों का और ठेकेदारों का, तीनों का ही सांठगांठ से हुआ है। नहीं, बेशक ये बिना सांठगांठ के नहीं हो सकता। फतेहाबाद में 2 लाख एक ठेकेदार के गोदाम से कम है। वहां एक्साइज अधिकारी कह रहा है कि 2 लाख बोतल कम हो गई है सील गोदाम से। मैं तो मान रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और पूरी तरह साहब जांच आप ही को करवानी है। होम डिपार्टमेंट आपके पास है, पुलिस आपके पास है। मैंने कह दिया, लेकिन ये जॉइंट इसमें जांच होती है। दूसरा, एक प्राइवेट ठेकेदार के यहाँ रख दी, सीनियर अधिकारियों ने इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया, सरकारों में पता नहीं। बहुत बड़ी अनियमितता हुई है। तो उसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए ना। ये तो वही है कि दूध की रखवाली बिल्ली कर रही है। नहीं, मैंने उनको कहा है कि इसकी कोई बड़े अधिकारी को इसकी जांच सौंपनी चाहिए। इतनी शराब गाड़ियों में ही निकली होगी, साइकिल पे तो जा नहीं सकती है। तो वो पकड़ में क्यों नहीं आई? चेक तो किया ही है, जो 2 लाख बोतल पकड़ी गई है। जब मेरे सामने मामला आया है उसी वक्त कल मैंने कहा है कि एफआईआर दर्ज की जाए। आप होम मिनिस्टर हैं, कहा यह जा रहा है कि पुलिस अपनी जब्त की हुई शराब की निगरानी नहीं कर सकती अगर, तो वो लोगों की हिफाजत क्या करेगी? ये जो चोरी हुई है, ये सरकार की चोरी हुई है।
सवाल तो यही है कि सरकार की चोरी हुई है, सरकार की चोरी हुई और है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, सरकार पूरी तरह से फर्क पड़ रहा है। ये लीपापोती वाला काम की ओर ज्यादा इशारा हो रहा है। इसमें कोई भी ढील नहीं रखेंगे, इसका मुझे भरोसा है। खरखौदा का एक गोदाम 7 दिन से चेक नहीं हो पाया है, पूरे हरियाणा के खाक चेक होंगे गोदाम, इसके लिए तो चाहिए होंगे 3 साल। तब तक आपकी सरकार का टाइम खत्म होने वाला टाइम आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। नहीं, आप बताइए मुझे, 7 दिन से एक गोदाम चेक नहीं हुआ तो पूरे हरियाणा के गोदाम कितने दिनों में चेक होंगे? इसे टाइम बाउंड क्यों नहीं करते आप? मुझे ये मजाक चल रहा है। कब से वो इनके नोटिस में आया और कब इन्होंने करा वो मुझे मालूम नहीं है। एक ऐसा सेगमेंट जहां हम सोशल मीडिया में उठ रही अफवाहों और झूठी खबरों की पोल खोलते हैं और आपके सामने सच सच की तरह बुलंद रखते हैं। कल देश के जवानों ने हंदवाड़ा के शहीदों का बदला पूरा किया। कल हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नाइकू मार गिराया गया, लेकिन इसके बाद अफवाहों का बाजार भी गर्म हुआ। रियाज नाइकू की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो पहुंचा है। दावा है कि नाइकू के आखिरी वक्त का वीडियो है ये। देखिए, इस वीडियो की पड़ताल हमने की जब एक घर को बम से उड़ा दिया गया। सच्चाई के सेंसेक्स में हमने इस वीडियो की पड़ताल की और सच झूठ का पता लगाया। आप भी ये रिपोर्ट देखिए और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। पैंतालीस सेकेंड का वीडियो शुरू होता है तो गोलियों की आवाज सुनाई देती है। लगातार गोलियां चल रही हैं। और फिर 10 सेकेंड बाद हर तरफ बारूद का गुबार। गोलियों की आवाज अब भी सुनाई दे रही है। दावा है कि जिस घर को बम से उड़ा दिया गया उसी घर में हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नाइकू मौजूद था। हमने इस वायरल वीडियो की पड़ताल की है, लेकिन रियाज नाइकू की मौत के साथ घर को क्यों जोड़ा जा रहा है, इसके पीछे कल घाटी में रियाज नाइकू के खिलाफ अंजाम दिया गया सेना का ऑपरेशन हो सकता है। दरअसल रियाज नाइकू की तलाश काफी वक्त से सेना को थी। पिछले दिनों सेना को खबर मिली कि रियाज अपनी मां से मिलने घर आने वाला है। 3 दिन से सेना रियाज के घर आने का इंतजार कर रही थी। फिर खबर आई कि रियाज सुरंग के रास्ते घर तक पहुंच सकता है। सुरंग का पता लगाने के लिए जेसीबी मशीन तक लगाई गई और फिर बाहर आई रियाज की मौत की खबर। रियाज जिस गांव में पैदा हुआ वहीं मारा गया। लेकिन क्या ये वही घर है जो आतंक के आका की कब्र बना? सच्चाई के सेंसेक्स में हमारी टीम ने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया तो पता चला रियाज नाइकू के घर के नाम पर वायरल हो रहा ये वीडियो दरअसल 2 मई का है, जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा के डांगरपोरा में एनकाउंटर चल रहा था। 2 मई को एनकाउंटर शुरू हुआ था और अगले दिन सेना के जवानों ने यानी 3 तारीख को इस घर को उड़ा दिया था जहां देश के दुश्मन छुपे हुए थे। यानी रियाज नाइकू के नाम पर फैलाया जा रहा ये वीडियो 3 तारीख का है, जबकि रियाज नाइकू को एनकाउंटर में सेना ने 6 तारीख को ढेर किया। इसलिए रियाज नाइकू के घर के नाम पर फैलाया जा रहा ये वीडियो झूठा साबित हुआ है। तो झूठ और अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाते हुए सच्चाई के सेंसेक्स में अगला दावा आपके सामने रख देते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता तासुको होंजो के नाम से चीन को परेशान करने वाला एक दावा किया जा रहा है। ये दावा क्या है, ये दावा आपको बता देते हैं। दावा है कि तासुको होंजो से कहा है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसे चीन की एक लैब में बनाया गया है। इसीलिए इस दावे की पड़ताल को नाम देखिए हमने क्या दिया है, कोरोना वायरस पर नोबेल विजेता के दावे का झूठ। इन दावों के वायरल होने के बीच चीन सवालों के घेरे में आ गया। वायरल दावों में कितनी सच्चाई थी? एबीपी न्यूज की सच्चाई की सेंसेक्स की टीम ने की गहन पड़ताल। इस पड़ताल को देखिए, समझिए और शेयर कीजिए। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल है। वायरल पोस्ट में जापान के प्रोफेसर डॉक्टर तासुको होंजो की तस्वीर है। दावा किया गया है कि डॉक्टर तासुको होंजो ने कहा है कि चीन के लेबोरेटरी में मैंने 4 साल काम किया है। उस लेबोरेटरी के सारे स्टाफ से परिचित हूँ। कोरोना हादसे के बाद से मैं सबको फोन लगा रहा हूँ
लेकिन सभी मेंबर्स के फोन 3 महीने से बंद आ रहे हैं। अब पता चल रहा है कि सारे लैब टेक्नीशियंस की मौत हो चुकी है। मैं आज तक की अपनी सारी जानकारियों और रिसर्च के आधार पर ये 100% दावे से कह सकता हूँ कि कोरोना प्राकृतिक नहीं है और चमगादड़ से नहीं फैला, ये चीन ने बनाया है। ट्विटर और फेसबुक पर भी ऐसी पोस्ट वायरल होने लगी। कनिष्क कुंदन नाम के यूजर ने लिखा, साइकोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जापान के प्रोफेसर डॉक्टर तोसुकु होंजो ने आज मीडिया के सामने ये बोलकर सनसनी फैला दी है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक नहीं है, ये चमगादड़ से नहीं, इसे चीन ने बनाया है। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक इसे शेयर किया जाने लगा। एबीपी न्यूज ने प्रोफेसर तोसुकु होंजो के नाम से वायरल हो रहे दावों की पड़ताल शुरू की। पड़ताल की शुरुआत में ही आपको बता दें कि प्रोफेसर तोसुकु होंजो को 2018 में साइकोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था। कोरोना चीन लैब में बनाया गया। प्रोफेसर तोसुकु होंजो के नाम से वायरल इन दावों की पड़ताल एबीपी न्यूज ने ट्विटर पर शुरू की। पड़ताल में ऐसी कई पोस्ट मिली जिनमें प्रोफेसर तोसुकु होंजो के इस दावे के बारे में जिक्र था कि कोरोना चीन की लैब में बना है। पड़ताल में जापान न्यूज का भी एक ट्वीट मिला। इसमें यह दावा किया गया कि प्रोफेसर तोसुकु होंजो ने सोशल मीडिया पर वायरल दावों का खंडन किया है। लिंक पर क्लिक करने पर हमें पूरी खबर मिली जिसमें प्रोफेसर तोसुकु होंजो की वेबसाइट के हवाले से दावा किया गया था। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा नाम और क्योटो विश्वविद्यालय का इस्तेमाल झूठे आरोप और गलत सूचना फैलाने के लिए किया गया है। बीमारी की उत्पत्ति के बारे में असंतुलित दावे विचलित करने वाले हैं। जापान न्यूज के ट्विटर हैंडल पर जारी किए गए बयान के मुताबिक हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया पर प्रोफेसर तोसुकु होंजो के नाम से वायरल दावा झूठा साबित हुआ है। तो इसलिए देश का नंबर 1 शो है सच्चाई का सेंसेक्स, क्योंकि यहाँ पर झूठ और सच दोनों की पड़ताल होती है। सच का सर ऊंचा होता है और झूठ का मुंह काला होता है। ऐसी ही एक और पड़ताल करते हैं। सोशल मीडिया पर एक होमगार्ड का वीडियो वायरल हो रहा है। दावा है कि वीडियो यूपी के संभल का है। इसीलिए इस दावे की पड़ताल को देखिए, हमने नाम क्या दिया है, होमगार्ड के शराब पीने का सच। दरअसल दावा ये भी है कि यूपी के संभल में ड्यूटी पर एक होमगार्ड ने, जी हां, ड्यूटी पर होमगार्ड ने शराब पी और उत्पात मचाया। देखिए, लॉकडाउन के बीच शराब के ठेके खोलने की छूट दे दी गई है। दावे की पड़ताल इसलिए भी जरूरी थी, कहीं ये वीडियो पुराना तो नहीं। ये रिपोर्ट देखिए और वायरल वीडियो का सच जानिए और इसे शेयर जरूर कीजिए। बंद करिए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। नीले रंग की गाड़ी का दरवाजा खुलता है। मुंह पर मास्क लगाए वर्दी में 4 लोग बाहर निकलते हैं। इसके बाद गाड़ी के पीछे का दरवाजा भी खुलता है। कैमरे की तरफ हाथ से इशारा करते हुए गले में अंगोछा डाले वर्दी में एक और जवान बाहर आता है। बंद करिए। पास में खड़े 2 जवान उसकी पैंट ऊपर करने लगते हैं। इसके बाद कैमरे की तरफ हाथ दिखाते हुए जवान आगे बढ़ जाता है। बंद करिए। दरवाजे के अंदर आने के बाद ये जवान एक बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन साथ में चल रहे 2 जवान उसे पकड़ लेते हैं। अंदर आने पर एक दरवाजे में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी लिखा हुआ दिखाई दिया। वायरल वीडियो शेयर करते हुए दावा किया गया, वीडियो यूपी के संभल का है। ड्यूटी पर शराब पीकर होमगार्ड ने हंगामा किया। जवान ने कोरोना पॉजिटिव होने का दावा किया। एबीपी न्यूज ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। वीडियो यूपी के संभल के होने का दावा था, इसलिए एबीपी न्यूज की टीम पड़ताल के लिए सीधा संभल पहुंची, जहां एबीपी न्यूज की टीम को एक और वीडियो मिला। इस वीडियो में पिछले वीडियो वाला जवान ही दिखता है, जिसे उसके साथी
धक्का मारकर एक कमरे में ले जा रहे थे। और मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मुझे छींक आ रही, मैं बुखार आ रहा हूँ। संभल में पड़ताल के बाद पता चला कि होमगार्ड का नाम प्रवीण कुमार शर्मा है। वीडियो संभल के कोतवाली क्षेत्र के शंकर चौराहे का है। पुलिस होमगार्ड को जिला अस्पताल ले गई। एबीपी न्यूज की टीम पड़ताल के लिए जिला अस्पताल पहुंची। जिला अस्पताल में एबीपी न्यूज की टीम को डॉक्टर शम्मी कपूर मिले, जो वायरल वीडियो में होमगार्ड प्रवीण शर्मा के चेकअप के समय मौजूद थे। एबीपी न्यूज ने होमगार्ड के बारे में डॉक्टर शम्मी कपूर से सवाल किया। प्रवीण कुमार शर्मा से शराब पी करके ड्यूटी करने के पर आने के कारण उनको होमगार्ड विजेंद्र सिंह द्वारा लाया गया, जिसका डॉक्टरी परीक्षण मुआयना करके उसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार कर। हाँ, वो शराब के नशे में कुछ भी बोल रहे थे। संभल जिला अस्पताल के डॉक्टर शम्मी कपूर के बयान के बाद हमारी पड़ताल में होमगार्ड के शराब पीकर हंगामा करने का दावा और वायरल वीडियो दोनों सच साबित हुए हैं। लेकिन होमगार्ड कोरोना पीड़ित है या नहीं, इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी है। बंद करिए। एक और पड़ताल करें उससे पहले एक बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। बता दें आपको, राजस्थान ने तमाम राज्यों से लगती अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है, यानी कि राजस्थान ने खुद को सील कर लिया है। कोरोना संकट के बीच राजस्थान ने अपनी तमाम सीमाएं सील कर ली हैं। देखिए, ये सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती है, पंजाब से लगती है, हरियाणा से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, गुजरात से लगती है। और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि राजस्थान में लगातार केसेस सामने आ रहे। 3000 से ज्यादा केसेस कोरोना के राजस्थान में अब तक आ चुके हैं। 5 राज्यों और एक विदेश यानी कि पाकिस्तान से जुड़ी हुई पूरी सीमा को सील कर दिया राजस्थान ने। अब यहां पर आवाजाही बंद रहेगी। जो राजस्थान में प्रवासी मजदूर थे उनको पहले ही बाहर निकाला जा चुका है। कुछ मजदूरों को बाद में ट्रेन के जरिए भेजा जाएगा। लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने ये बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान ने अपनी सभी सीमाओं को सील कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऐसा करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य बन रहा है। उत्तर प्रदेश ऐसा कर चुका है। एक बार फिर से सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। नमस्कार, आप सभी को और विश्व भर में फैले भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की, बैसाख उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहले भी इस पवित्र दिन पर आपसे मिलने, आप सभी से आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता रहा है। 2015 और 2018 में दिल्ली में और साल 2017 में कोलंबो में मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का, आपके बीच आने का मौका मिला था। हां, इस बार परिस्थितियां ही कुछ और हैं, इसलिए आमने सामने आकर के आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही। साथियों, भगवान बुद्ध का वचन है, मनो पुब्बम गमा धम्मा, मनो सेट्टा मनोमया, यानी धम्म मन से ही होता है, मन ही प्रधान है, सारी प्रवृत्तियों का अगुवा है। इसलिए आपका और मेरा मन का जो जुड़ाव है, उसके कारण सशरीर उपस्थिति की कभी उतनी महसूस नहीं होती। आपके बीच आना बहुत खुशी की बात होती, लेकिन अभी हालात हमें वो परमिट नहीं करते हैं।
और इसलिए दूर से ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। इससे बढ़कर के संतोष और क्या हो सकता है। साथियों, लॉकडाउन की इस विकट परिस्थितियों में भी वर्चुअल बैसाख बुद्धि पूर्णिमा दिवस समारोह, इसके इस आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ प्रशंसा के पात्र है। आपके इस अभिनव प्रयास के कारण ही इस आयोजन में विश्व भर के लाखों अनुयायी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर के अलावा श्रीलंका के श्री अनुराधापुर स्तूप और वासुदेवा मंदिर में हो रहे समारोहों का इस तरह एकीकरण कितनी अद्भुत कल्पना है, कितना सुंदर दृश्य है। हर जगह हो रहे पूजा कार्यक्रमों का ऑनलाइन प्रसारण होना अपने आप में अद्भुत अनुभव है। आपने इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे, लोगों की परेशानियों को कम कर पाएंगे। साथियों, प्रत्येक जीवन की मुश्किल को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को, संस्कृति को हमेशा दिशा दिखाई है। भगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति और इस महान परंपरा को बहुत समृद्ध किया है। वो अपना दीपक स्वयं बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करते रहे। और इसलिए बुद्ध किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है, किसी एक प्रसंग तक सीमित नहीं है। सिद्धार्थ के जन्म, सिद्धार्थ के गौतम होने से पहले और उसके बाद इतनी शताब्दियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों, परिस्थितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है। समय बदला, स्थिति बदली, समाज की व्यवस्थाएं बदली, लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रवाहमान रहा है। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पवित्र विचार भी है। एक ऐसा विचार जो प्रत्येक मानव के हृदय में धड़कता है, मानवता का मार्गदर्शन करता है। बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है। बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय है। बुद्ध
मजबूत इच्छा शक्ति से सामाजिक परिवर्तन की पराकाष्ठा है। बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। साथियों, ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल है, कई बार दुख, निराशा, हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है, तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना ये विकल्प नहीं हो सकता। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य यानी दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना, ये सत्य निरंतर भारत भूमि की प्रेरणा बने हुए है। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, अपने वैश्विक दायित्वों का भी उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है। साथियों, भगवान बुद्ध का एक एक वचन, एक एक उपदेश मानवता की सेवा में
भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी। साथियों, हमारी सफलता के पैमाने और लक्ष्य दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए। जब दूसरे के लिए करुणा हो, संवेदना हो और सेवा का भाव हो, तो ये भावनाएं हमें इतना मजबूत कर देती हैं कि बड़ी से बड़ी चुनौती से आप पार पा सकते हैं। सुप्पबुद्धम पबुज्जन्ति सदा घोतम सावका, यानी जो दिन रात हर समय मानवता की सेवा में जुटे रहते हैं वही बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं। यही भाव हमारे जीवन को प्रकाशमान करता रहे, गतिमान करता रहे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस मुश्किल परिस्थिति में आप अपना, अपने परिवार का, जिस भी देश में आप हैं वहां का ध्यान रखें, अपनी रक्षा करें और यथासंभव दूसरों की भी मदद करें। सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सर्वमंगलम। तो वो लोग जो भारत पर धार्मिक तौर पर भेदभाव करने के आरोप लगाते हैं, उनको तगड़ा जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे कुछ देर पहले दिया, ये कहकर कि दुनिया ने भारत से मदद मांगी और दुनिया को भारत ने मदद की बिना भेदभाव के। मदद मांगने पे हमेशा मदद की। भारत एक ऐसा देश है जो लगातार खड़ा रहा मुसीबत की इस घड़ी में दूसरों की मदद करने के लिए, और मानवता का ये उदाहरण भारत आगे भी पेश करता रहे। देखिए, संकट काल में दुनिया के सभी देशों ने भारत की तरफ देखा, भारत से मदद मांगी और भारत ने बिना भेदभाव के भारत ने मदद की इनकी। सुनिए एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है। साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य, यानी दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना। ये सत्य निरंतर भारत भूमि की प्रेरणा बने हुए है। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। तो धर्म जाति कुछ भी आड़े नहीं आती जब भारत तय कर लेता है कि उससे जरूरतमंदों की मदद करनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि मानवता का ये उदाहरण भारत पेश कर रहा है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। जिस देश ने, दुनिया के जिस भी देश ने मदद मांगी, भारत ने मदद की। भारत की फिलॉसफी है, दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम, और इसी का पालन भारत कर रहा है।
दुनिया का कोई भी देश संकट काल में भारत के सामने मदद मांगता है, वो भारत उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, अपने वैश्विक दायित्वों का भी उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है। तो इस मुश्किल घड़ी में धार्मिक तौर पर भारत पर भेदभाव करने के आरोप एक अमेरिकी संस्था ने लगाए थे, लेकिन एक करारा जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट काल में दिया है और ये कहा है कि भारत से जिसने मदद मांगी, भारत ने उसकी मदद की बिना ये देखे कि उस मदद की कितनी जरूरत है उसको। तो जाति और धर्म के नाम पर इस मुश्किल घड़ी में भारत को ना बांटे कोई। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जुड़ गए हैं। आचार्य प्रमोद जी, भारत से जिसने मदद मांगी हमने उसकी मदद की, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश अपने आप में पर्याप्त है उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो ऐसे माहौल में भी भारत पर धार्मिक तौर पर भेदभाव के आरोप लगाते हैं? देखिए, भारत एक ऐसा देश है, भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जिसने आदिकाल से लेकर विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष किया है, सर्वधर्म समभाव का सम्मान किया है। सवाल जब भारत के प्रति इस तरह की भावना का होता है कि पूरा देश एक साथ है और प्रधानमंत्री के साथ है। विदेशी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनयिक को, किसी भी देश के शासक को, किसी भी देश की मीडिया को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि वो हमारे देश के आंतरिक मामलों में इस तरह का दखल देने की हिम्मत करे। दूसरी बात, जहां तक सवाल है भेदभाव करने का, ये बात सच है कि भारत ने जिस भी देश ने भारत से मदद मांगी है, भारत ने उसकी मदद की है। उसमें न हिंदू देखा है, न मुसलमान, न सिख, न पारसी देखा है, न क्रिश्चियन देखा है। अमेरिका ने भी मदद मांगी, उसको भी दी गई। अफगानिस्तान ने मांगी, उसको भी दी गई। और भी मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान भी मदद मांगता तो मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान की भी मदद करता। मुझे ज्यादा इसकी जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान ने मदद मांगी है या नहीं। दूसरा सवाल अब ये आता है कि हमारे आंतरिक मामले जो हैं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से शिकवे हैं, बहुत सी शिकायतें हैं, वो हम प्रधानमंत्री जी से अपने प्लेटफॉर्म पे करेंगे, वो हम रोज करेंगे। लेकिन विदेशी किसी भी हुक्मरान को, किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी ऐसी एजेंसी को हमारे देश के आंतरिक मामले में उंगली उठाने का हक नहीं दिया जा सकता है। मैं आपकी बात को सराहना चाहूंगी प्रमोद कृष्णन जी, बहुत बड़ी बात आपने की है। देखिए, भेदभाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है विचारधारा में, पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा देखा भी गया है, लेकिन एक ऐसा वक्त है जब मजबूती से साथ खड़े होने की जरूरत है। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बात बात पर इस तरीके के भेदभाव के आरोप लगाते हैं कि भारत में जो है वो विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है जब कोरोना की बात होती है? तो देखिए, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, मुझे लगता है थोड़ा उन्हें अभी संयम बरतना चाहिए। देश संकट के बहुत बुरे काल से गुजर रहा है। देश अगर रहेगा तो सियासत रहेगी, देश रहेगा राजनीति रहेगी, देश रहेगा सत्ता रहेगी, देश रहेगा सरकार रहेगी, विपक्ष रहेगा। हम लोग अभी इतनी जल्दबाजी में क्यों आए? पहले हम कोरोना को हरा लें, इस देश के आंतरिक मामलों पर तो हम लोग चर्चा करेंगे संसद के अंदर। आचार्य प्रमोद जी, आप सही बात कह रहे हैं। पहले कोरोना को हरा लें, आंतरिक मामलों पे बाद में चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ आचार्य धर्मेंद्र जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आचार्य जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सऊदी अरब को भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी, यूएई को भी दी, ब्राजील को भी दी, अमेरिका को भी दी, इजराइल को भी दी। जिसने मदद मांगी उसको हमने दवाई दी, जिसने मदद मांगी उसको हमने मदद दी। और लोग हमारे ऊपर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाते हैं। धार्मिक भेदभाव का आरोप केवल वही लगाते हैं जिनके दिलो दिमाग पर पृथक्करण, अलगाववाद का भूत सवार है। ये मैं नहीं कहता, हमारे संविधान के शिल्पी बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि ये कम्युनिटी को एग्जिस्टेंस में, सह अस्तित्व में विश्वास नहीं रखती,
साथ रह करके जीना, सबके साथ सह अस्तित्व जिसे हम कहते हैं, उसमें इस्लामी बिरादरी की बिल्कुल आस्था नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये पूरा इतिहास इस बात का गवाह है। हमारे भगवान श्री बुद्ध, धर्मेंद्र महाराज जी, आप जो बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती सर। प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि हम पर आरोप लगे। अमेरिकी संस्था ने ये कहा है। सर आरोप लगाने अमेरिकी वालों का काम आरोप लगाना है। सर मेरा सवाल तो सुन लीजिए। अमेरिकी संस्था ने यह दावा किया है कि भारत कोरोना काल में भेदभाव कर रहा है अपने नागरिकों को सेवा देने में, उनकी मदद करने में। इस पर प्रधानमंत्री ने आज बौद्ध दिवस के कार्यक्रम में कहा कि हमसे जिसने मदद मांगी, जिस भी मुल्क ने मदद मांगी, हमने उस मुल्क की मदद की बिना ये देखे कि वहां कौन सा धर्म प्रचलित बड़े स्तर पर होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा है प्रधानमंत्री ने। हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और यहाँ भी निर्देशों का जो उल्लंघन हो रहा है वो केवल इस्लामी समुदाय के द्वारा हो रहा है। ये सर पूरे समुदाय को इसमें हमें नहीं लगता है कि लपेटा जाना चाहिए बात, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी ये समय समय पर कहते रहे। आपने मेरी राय पूछी है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। सारे निर्देशों सर आप एक नेशनल चैनल पर हैं, सर आप एक नेशनल चैनल पर हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी कहा जाए जो कोई गलत मैसेज दे। आपने कह दी अपनी बात, हमने आपकी बात सुन ली, लेकिन आप मतलब जो डायलॉग मेरे मुंह में डालेंगे वो नहीं, बिल्कुल सर नहीं। हम ये कह रहे हैं किसी एक समुदाय को आप पूरी तरीके से टारगेट ना करें। अवहेलना कर रहे हैं जो लोग, और आपके चैनल और आप सारे के सारे अखबार, पूरा मीडिया इस बात का गवाह है। पूरे समुदाय को इस पे नहीं घेरा जाना चाहिए सर। आप अपनी बात रखिए, लेकिन मेरा ये कहना है पूरे समुदाय को हम इसमें नहीं लेकर चलना। आपकी जो हकीकत है, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात रखी, हमने आपसे सवाल पूछा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। उन्होंने कोरोना वॉरियर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमने वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है, जो दर्शन है, उसको चरितार्थ किया। हमने सबकी मदद की, हमने जिसने भी मदद मांगी, चाहे वो जिस रूप में हो, उसकी मदद की। प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर जो संबोधन दिया, उस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में साफ कर दिया है कि धार्मिक भेदभाव का जो आरोप लगाते हैं उनको कड़ा जवाब देते हुए उन्होंने कह दिया कि भारत इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य, यानी दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना। ये सत्य निरंतर भारत भूमि की प्रेरणा बने हुए है। आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेद के, अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, अपने वैश्विक दायित्वों का भी उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है।